हेलो स्टूडेंट्स। तो चलिए आज जैव क्रम का जो पहला टॉपिक था पोषण वो मैंने पढ़ लिया था। तो अब हम आगे चलते हैं। इसी का जो अगला टॉपिक है पोषण के अंतर्गत आता है पाचन यानी कि डाइजेशन सिस्टम। तो आज हम पढ़ेंगे डाइजेशन सिस्टम को, ठीक है ना। पाचन, ठीक है। तो देखिए सबसे पहले कि पाचन होता क्या है। जैसे कि हमको पता है कि हमने भोजन ग्रहण किया तो हमारा भोजन है वो शरीर के अंदर जाएगा। तो उसके बाद क्या होगा, हमें बहुत सारे पोषक तत्व प्राप्त होंगे। और वो पोषक तत्व जब प्राप्त होंगे उससे क्या होगा, हमारा शरीर जो होगा भोजन को ग्रहण करने के बाद एनर्जी को प्राप्त करेगा और पोषण होगा। तो हमने सबसे पहले पोषण में पढ़ा था कि वह प्रक्रिया जिसके अंतर्गत भोज्य पदार्थ का निर्माण या फिर ग्रहण करना होता है वो पोषण कहलाता है। तो पोषण में अब हम आते हैं पाचन पे। तो पाचन में होता क्या है, सबसे पहले ये देखिए कि जैसे ही हमारा शरीर भोजन यानी कि रोटी, फल, सब्जी, दूध वगैरह इसको ग्रहण करेगा तो हमें क्या मिलेंगे, पोषक तत्व मिलेंगे। पोषक तत्व जैसे मान लीजिए कि जैसे हमने भोजन ग्रहण किया, ठीक है ना, ठीक है ना। तो इसके अंतर्गत हमें क्या मिलेगा, जैसे मैंने भोजन में रोटी लिया, दाल लिया, ठीक है ना, सब्जी ली, तो हमें इससे क्या मिलेगा, पोषक तत्व मिलेंगे। क्या मिलेंगे, पोषक तत्व। अब पोषक तत्व में कौन कौन से तत्व मिलेंगे, जैसे कार्बोहाइड्रेट्स, वसा, प्रोटीन, मिनरल्स, विटामिन, ये सारे मिलेंगे। तो हम फिर कहेंगे कि ये क्या है, ये हमारा पाचन हो गया, ठीक है ना। तो इसमें देखिए भोजन से हमें क्या क्या मिलेगा। भोजन से हमें सबसे पहले तो मिलेगा कार्बोहाइड्रेट। क्या मिलेगा, कार्बोहाइड्रेट, ठीक है ना। उसके बाद हमें मिलेगा प्रोटीन, प्रोटीन के बाद हमें मिलेगा वसा, तब पानी भी साथ में होगा, विटामिन होंगे, मिनरल्स होंगे, ठीक है ना। तो जब हम भोजन ग्रहण करेंगे तो हमें क्या क्या मिलेगा, ये पोषक तत्व मिलेंगे। कार्बोहाइड्रेट हो गया, प्रोटीन हो गया, वसा हो गया, पानी, मिनरल्स एंड विटामिन हो गया। तो इसमें एक बार देखने वाली बात ये है कि इसमें कुछ ऐसे हैं जिनको पचाने की ज़रूरत होती है और कुछ को पचाने की ज़रूरत नहीं होती है। तो जो कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं इनको हमें पचाने की ज़रूरत है, प्रोटीन को भी और वसा को भी। लेकिन जो वाटर है ये हमारा शरीर इसको ऐसे ही एब्जॉर्ब कर लेता है, विटामिन को भी, तो इन्हें पचाने की ज़रूरत नहीं होती है। तो इन तीनों को पचाने के लिए जो ज़रूरत होती है, इसमें बहुत सारे अंग होते हैं जो पचाने के लिए काम करते हैं। तो क्या करेंगे, तो हमारा जो शरीर है, हमारी जो बॉडी है, जैसे ये है, तो भोजन यहाँ से मुख गुहा से क्या करेगा, एंटर करेगा, ग्रास नली से होते हुए या आमाशय तक पहुँचेगा। ये हमारा आमाशय है, ठीक है ना। उसके बाद भोजन यहाँ ये छोटी आँत दी गई है, छोटी आँत से होते हुए ये बड़ी आँत, और उसके बाद लास्ट में भोजन का क्या हो जाएगा, उत्सर्जन हो जाएगा। तो हम लोग पाचन में ये सारे अंगों के बारे में डिस्कस करेंगे, ठीक है। इसको हम बाद में डिस्कस करेंगे, पहले हम इसको देख लेते हैं, ठीक है ना। तो इन तीनों को हमें पचाने की ज़रूरत है, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और वसा को, ठीक है ना। तो हम ये देखते हैं कि भोजन किस तरीके से पाचन होता है, ठीक है ना। तो इसका पाचन देखिए किस तरीके से होता है, ठीक है ना। तो जैसे मान लीजिए कोई हमने भोजन लिया, भोजन में कोई जटिल पदार्थ होगा, क्या होगा, जटिल पदार्थ, ठीक है ना। तो ये जटिल पदार्थ होगा, जब हम इसको लेंगे तो इसका रूपांतरण किसमें होगा, सरल घुलनशील पदार्थ में। किसमें, सरल घुलनशील पदार्थों में, ठीक है ना, पदार्थ में। यहाँ से इसका क्या होगा, इसका होगा रूपांतरण, ठीक है ना। भोजन का क्या होगा, रूपांतरण होगा। और ये सरल घुलनशील पदार्थ इनका हमारे शरीर में क्या होगा, फिर पाचन होगा, ठीक है ना। ये होता है पाचन, ठीक है ना। लेकिन
ये सरल घुलनशील जो जटिल पदार्थ है, सरल घुलनशील पदार्थ में कैसे परिवर्तित होंगे, इसके लिए बहुत ज़रूरी है, दो तत्व तो बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। एक तो पानी है और दूसरा एंजाइम है, ठीक है ना। अगर ये दोनों नहीं होंगे तो पाचन संभव नहीं है, इनका होना बहुत ज़्यादा ही ज़रूरी है, ठीक है ना। इन दोनों का होना ही बहुत ज़रूरी है। अगर ये नहीं होंगे तो हमारा जो जटिल पदार्थ है वो घुलनशील पदार्थ में कन्वर्ट नहीं होगा और हमारा शरीर क्या करेगा, पाचन की जो क्रिया है उसको नहीं कर पाएगा, ठीक है ना। तो हमें पता है कि देखिए पाचन में शरीर के बहुत सारे अंग काम करते हैं, ये सारे अंग काम कर रहे हैं, जैसे वो गोआ हो गया, ग्रसनी हो गई, अमाशय, ये छोटी आँत, बड़ी आँत, ये सारे, तो ये सब ऑर्गन जो हैं वो मिलके क्या बनाते हैं, एक तंत्र बनाते हैं, तो इसी को क्या बोलते हैं, पाचन तंत्र कहते हैं, ठीक है ना। इन अंगों के सभी समूह को जो मिलके क्या करते हैं, तंत्र बनाते हैं, इसी को हम कहते हैं पाचन तंत्र। तो सबसे पहले हमें अब किसको पचाना है, हमें कार्बोहाइड्रेट को पचाना है, क्योंकि इसको हमारा शरीर नहीं समझता है कि ये क्या चीज़ है, हमें पोषक तत्व चाहिए कार्बोहाइड्रेट, ठीक है ना, इसको पचाना है, प्रोटीन को पचाना है, ठीक है ना, और वसा को पचाना है, ठीक है ना। तो जैसे ही हम कार्बोहाइड्रेट को पचाएंगे तो हमें क्या मिलेगा, ग्लूकोज मिलेगा, क्या मिलेगा, ग्लूकोज मिलेगा, ठीक है ना। प्रोटीन को पचाएंगे तो हमें क्या मिलेगा, एमिनो एसिड मिलेगा, क्या मिलेगा, एमिनो एसिड मिलेगा। और वसा को जब हम सरल जटिल पदार्थ को सरल में तोड़ेंगे तो हमें क्या मिलेगा, फैटी एसिड मिलेगा, क्या मिलेगा, फैटी एसिड मिलेगा, ठीक है ना। तो बस हमारे शरीर को ये सारी चीज़ें चाहिए, ठीक है ना, कि ये चाहिए ना ही ये चाहिए, ठीक है ना। तो हमें इसके लिए हमें इन सारे प्रोसेस से होकर क्या करना पड़ेगा, गुजरना पड़ेगा भोजन को, तब हमें ये मिलेगा। इससे हमारे शरीर को क्या मिलेगी, एनर्जी मिलेगी, ऊर्जा मिलेगी, जिससे ये क्या करेगा, हमारे शरीर की वृद्धि में ये क्या होंगे, सहायक होंगे, ठीक है ना। तो इस तरीके से हम पाचन को पढ़ेंगे। जैसे मान लीजिए कि अब कह दो कि इसकी क्या ज़रूरत है, पाचन की क्या ज़रूरत है, जब भोजन ले ही लिया है तो पाचन हो ही जाएगा, तो ऐसा नहीं है। जैसे मान लीजिए अगर मैं आपसे बोल दूं कि आप रोटी ना खा के आप क्या खा लीजिए, सीधा गेहूं खा लीजिए, ठीक है ना, सीधा गेहूं खा लीजिए, आप खा सकते हैं, नहीं खा सकते। मैं कहूँगी आप चावल खाने की जगह पे क्या करिए, चावल ना खाइए, सीधा धान खा लीजिए। क्यों इतना सारा प्रोसेस किया जा रहा है, ठीक है ना। चावल ना खाइए, चावल मतलब ना खाइए और सीधा धान खा लीजिए, तो आप क्या कहेंगे कि नहीं हम नहीं खा सकते। क्यों नहीं खा सकते, क्योंकि हमें अच्छा नहीं लगेगा, या हमारा शरीर इसको नहीं खा पाएगा, या इसको हम पचा नहीं पाएंगे, इस तरीके के बहुत सारे एक्सक्यूज़ आ जाते हैं, ठीक है ना। तो इसका क्या मतलब, ठीक उसी तरीके से हमारा शरीर भी क्या है, इन पदार्थों को नहीं समझता है। या मान लीजिए उसको ये पदार्थ नहीं अच्छे लगते, उसको क्या चाहिए, ये चाहिए, इसीलिए हमें पाचन क्रिया क्या है, करनी पड़ती है, ठीक है ना। तो अब देखिए सबसे पहले पाचन में कौन सा अंग काम करेगा, रोटी का टुकड़ा जैसे ही हम यहाँ से क्या करेंगे, मुंह में रखेंगे, मुख गुहा में, कहाँ पे, मुख गुहा में रखेंगे, ठीक है ना। तो सबसे पहले पाचन हमारे बॉडी में कहाँ से शुरू होता है, मुख गुहा से पाचन शुरू होता है, इसको हम बक्कल कैविटी कहते हैं, ठीक है ना। तो ये बक्कल कैविटी में जैसे ही भोजन पहुंचता है, मान लीजिए ये मुख गुहा है, ठीक है ना, मान लीजिए ये हमारे शरीर क्या है, मुंह है, ठीक है। जैसे ही ये रोटी का कोई टुकड़ा था हमने यहाँ रखा, कहाँ रखा, मुख गुहा में, यहाँ पे, ठीक है ना। तो क्या होगा, इसका क्या होगा, सबसे पहले हमारे मुंह में जैसे ही हम रोटी का टुकड़ा रखेंगे तो लार का सिक्रीशन होगा, क्या होगा, लार का सिक्रीशन, मुंह में जैसे रखेंगे तो लार एकदम से आएगी, लार में क्या होगा, ठीक है ना। तो लार सबसे पहले मुख गुहा को हम पढ़ लेते हैं जल्दी जल्दी से। मुख गुहा में क्या होगा, लार का सिक्रीशन होगा, किसका होगा, लार का। लार में क्या होगा, यानी कि स्लाइवा जिसे बोलते हैं, ठीक है ना। तो लार होगा, लार में क्या होगा, दो तरीके के एंजाइम क्या होंगे,
स्रावित हो जाएंगे। पहले तो एंजाइम स्रावित हो जाएगा, ठीक है ना, लार में, और दूसरा क्या हो जाएगा, जल, ठीक है ना। ये दोनों चीज़ जैसे ही हमने रोटी का टुकड़ा यहाँ मुंह में रखा महुआ में, वैसे ही ये दोनों चीज़ एकदम से प्रकट हो जाएंगी, ठीक है ना। तो देखिए एंजाइम जो होंगे कितने परसेंट, मुश्किल से 1% एंजाइम होगा, बाकी का 99% मुंह में क्या आ जाएगा, जल आ जाएगा, ठीक है ना। तो देखिए जैसे ही एंजाइम और जल का सिक्रीशन हुआ, मान लीजिए हमने सूखी रोटी खाई थी, अब मुंह में क्या हुआ, लार का जैसे ही श्रावण हुआ तो जो सूखी रोटी थी वो क्या एकदम से गीली हो गई। अब हम इसको किसकी सहायता से चबाएंगे, मुंह में, ऐसा तो है नहीं कि केवल बक्कल कैविटी में रखा और भोजन, उसको तोड़ने फोड़ने के लिए हमें क्या चाहिए, यहाँ पे क्या चाहिए, दांत चाहिए। तो यहाँ पे दांत और जीवा दो चीज़ को और हम पढ़ेंगे, ठीक है ना। इसी में आगे हम दांत भी पढ़ेंगे और जीवा को भी, ये सहायक अंग है, ठीक है ना। पाचन में ये कैसे हैं, सहायक अंग है, ठीक है ना। अब देखिए लार में एंजाइम आए, इसका क्या नाम होता है, इसको याद करने वाली बात है। इसमें होता है एंजाइम का नाम होता है टाइलिन। क्या नाम होता है, टाइलिन नाम का एंजाइम स्रावित हो जाएगा, जो क्या करेगा, जो हमने भोजन लिया था उससे हमें क्या प्राप्त हुआ, कार्बोहाइड्रेट। क्या प्राप्त हुआ था, कार्बोहाइड्रेट प्राप्त हुआ था। उस कार्बोहाइड्रेट के ये पाचन में क्या होगा, सहायक होगा। क्या होगा, सहायक। कार्बोहाइड्रेट के पाचन में ये क्या करेगा, सहायता करेगा, ठीक है ना। और उसके बाद एक दूसरा एंजाइम, और इसमें दो एंजाइम स्रावित होते हैं, उसका नाम होता है लाइसोजाइम। क्या होता है, लाइसोजाइम। ये एंजाइम, इस एंजाइम का एक ही काम है, मान लीजिए हमने रोटी खाई, हो सकता है इसमें कोई जीवाणु पहुंच गया हो, ठीक है ना। तो मुंह में अब रोगाणुओं को ये रोकने के लिए क्या करेगा, इसका यही काम है, ये रोगाणुओं को क्या करता है, मारने का काम करता है। ये रोगाणु को मारने का काम करता है, रोगाणुओं को मारने का काम करेगा, ठीक है। तो मुंह बक्कल कैविटी यानी कि मुख गुहा में दो ही एंजाइम स्रावित होते हैं, एक का नाम होता है टाइलिन और दूसरा लाइसोजाइम। टाइलिन होता है वो कार्बोहाइड्रेट के पाचन में सहायता करता है, और लाइसोजाइम होता है वो रोगाणुओं को मारने का काम करता है, ठीक है ना। इसके अलावा जल को हमें पचाने की कोई ज़रूरत नहीं है, हमारा शरीर जल को ऐसे ही एब्जॉर्ब कर लेता है, ठीक है ना। तो ये तो हो गया हमारा बक्कल कैविटी यानी कि मुख गुहा। और मुख गुहा में यहीं पे थोड़ा सा हम और देख लेते हैं, हमारा जो ये शरीर है यहाँ पे, तो यहीं पे कुछ ग्रंथियाँ होती हैं, ठीक है ना। जैसे ये कान है हमारा, अब हम मुख गुहा को तो यहाँ से हटाते हैं, ठीक है ना। तो हमारी मुख गुहा के पास में ही कुछ ग्रंथियाँ होती हैं, ठीक है ना। जैसे ये हमारा कान हो गया, तो यहाँ पे कुछ ग्रंथियाँ होती हैं, बस उन ग्रंथियों के बारे में और हम बता दें कौन कौन सी ग्रंथियाँ होती हैं, ठीक है ना। और इनको हम लार ग्रंथियाँ बोलते हैं। क्या बोलते हैं, लार ग्रंथियाँ, ठीक है ना। सबसे पहले एक ग्रंथि होती है जो सबसे पहले यहाँ पे होती है, मुख के पास ही, ठीक है ना। इस तरीके से ग्रंथियाँ होती हैं, ठीक है ना। तो ये जो मुख के पास होती है, उस ग्रंथि को हम बोलते हैं सब लिंगुअल। क्या बोलते हैं, सब लिंगुअल ग्रंथि बोलते हैं, ठीक है ना। मुख के पास बिल्कुल जबड़े के पास में होती है, उसको हम क्या बोलते हैं, सब लिंगुअल बोलते हैं। उसके बाद एक दूसरी ग्रंथि यहाँ कान से थोड़ा सा इधर होती है, उसको बोलते हैं सब मैंडिबुलर। क्या बोलते हैं, सब मैंडिबुलर, ठीक है ना। ये याद करने वाली है, ये लार ग्रंथियाँ। और कान से बिल्कुल सटी हुई यहाँ पे होती है, उसको हम बोलते हैं पैरोटिड ग्रंथि। क्या बोलते हैं, पैरोटिड ग्रंथि, ठीक है ना। तो ये तीन लार ग्रंथियाँ होती हैं, एक सब लिंगुअल होती है, दूसरी सब मैंडिबुलर होती है, और तीसरी पैरोटिड ग्रंथि होती है, ठीक है ना। ये बिल्कुल कान के नीचे होती है, ये पैरोटिड ग्रंथि, ठीक है ना। तो इसकी एक खास बात ये है कि ये सबसे बड़ी लार ग्रंथि है। कैसी है,
सबसे बड़ी लार ग्रंथि है, ठीक है ना, सबसे बड़ी लार ग्रंथि है पैरोटिड ग्रंथि, ठीक है ना। और इसी में, ठीक है ना, इस ग्रंथि में एक रोग हो जाता है, ठीक है ना, इस ग्रंथि में क्या होता है, एक रोग हो जाता है जिसे हम बोलते हैं पैरामिक्सोवाइरस, ठीक है ना, पैरामिक्सोवायरस, क्या बोलते हैं, पैरामिक्सोवायरस, ठीक है ना। ये रोग जब हो जाता है इस ग्रंथि में, तो इसी को क्या कहते हैं, यहाँ पे स्वेलिंग आ जाती है, यानी कि सूजन आ जाती है, तो इसको हम बोलते हैं गलसुआ। क्या बोलते हैं, गलसुआ जो बीमारी होती है वो इसी पैरोटिड ग्रंथि में कोई इन्फेक्शन हो जाता है या स्वेलिंग आ जाती है, इसको हम मम्स बोलते हैं, ठीक है ना। तो ये भी जो मम्स होते हैं वो पैरोटिड ग्रंथि की वजह से ही हो जाते हैं, ठीक है ना। तो ये हो गई हमारी लार ग्रंथियाँ। तो आज हमने टॉपिक कवर कर लिया है मुख गुहा, इतना हमने पूरा पढ़ लिया है। अब इसमें हमारे जो सहायक पाचन अंग बचे हुए हैं, सहायक अंग जो हैं वो है दांत। अब हम नेक्स्ट वीडियो में क्या पढ़ेंगे, दांतों को पढ़ेंगे, ठीक है ना। नेक्स्ट वीडियो में दांत पढ़ेंगे, उसके बाद हम आगे के एक एक अंग का क्या करेंगे, पोस्टमार्टम करेंगे, ठीक है ना, यानी कि एक एक अंग को डिटेल से पढ़ेंगे। तब तक के लिए सेफ रहिए, सुरक्षित रहिए, धन्यवाद।